हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों रीड लेवल 1 से संबंधित ईवीएस सब्जेक्ट में जो भी आपके वन लाइनर फॉर्मेट में सवाल बन सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। इससे पहले एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूं जिसमें हमने कलाम अकेडमी के वन लाइनर फॉर्मेट के ईवीएस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। अब हम आज इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो पेज नंबर 4 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम पेज नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। रानी पद्मिनी ने जौहर कहाँ किया था? चित्तौड़गढ़ में। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी रीड लेवल 1 में तैयारी कर रहे हैं ईवीएस सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आगे देखिए, किस दुर्ग को मेवाड़ की आंख उपनाम से भी जाना जाता है? तो मेवाड़ की आंख के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो ये आपके कुंभलगढ़ दुर्ग को जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कुंभलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। अब आगे देखिए, पर्वतारोहण में आने वाली कठिनाइयां हैं। तो पर्वतारोहण जब किया जाता है दोस्तों, तो उसमें आने वाली कठिनाइयां कौन सी होती है? जब पर्वत में चढ़ा जाता है तो खड़ी चढ़ाई होती है, तेज़ ठंड होती है, बर्फीली हवाएं चलती है। इसके अलावा ऊंचाई पर वायुदाब भी कम होता है, सांस लेने में दिक्कत आती है। यानी कि वायुदाब में कमी हो जाती है वहाँ पर, इसी वजह से वहाँ पर सांस लेने में दिक्कत आती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, पर्वतारोहण करने में ये कठिनाइयाँ होती है। आगे देखिए, पर्वतारोहण में काम आने वाले औजार आपके कौन कौन से हो जाएंगे? तो पर्वतारोहण में काम आने वाले औजार आपके हो जाएंगे, नुकीली छड़ी हो जाएगी, आंखों पर काला चश्मा, नुकीली कीलों युक्त जूते हो जाएंगे। जो जूते होते हैं वो आपके कीलों से युक्त होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, अमेरिका के अलास्का के माउंट मैकिनले पर्वत पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। तो अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए अमेरिका के अलास्का के माउंट मैकिनले पर्वत पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? तो ये आपकी प्रेमलता अग्रवाल हो जाएगी। और ये आपको ध्यान रखना है, अमेरिका के अलास्का के माउंट मैकिनले पर्वत पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला आपकी प्रेमलता अग्रवाल हो जाएगी। प्रेमलता अग्रवाल ने कितने वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? तो इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई दोस्तों 48 वर्ष की आयु पर की थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 48 वर्ष की आयु में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। प्रेमलता अग्रवाल की बात की जा रही है। आगे देखिए, 20 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला है। तो 20 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला आपकी संतोष यादव हो जाएगी। कांगसुम की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला थी। तो ये कौन हो जाएगी? आपकी संतोष यादव हो जाएगी। तो अगर ये सवाल आपसे पूछे जाए तो आपको ध्यान रखने हैं। हरियाणा के रेवाड़ी जोनियावास गांव की निवासी पर्वतारोही संतोष यादव ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो ये आपकी हरियाणा के रेवाड़ी की रहने वाली है, ठीक है, जोनियावास गांव की। ये बात आपको ध्यान रखनी है। संतोष यादव की बात की जा रही है। तो इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो महारानी कॉलेज जयपुर से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी दोस्तों, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल का जन्म हुआ था। तो प्रेमलता अग्रवाल जो है दोस्तों, जिनके बारे में अभी हमने देखा, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म जुगतलाई गांव जमशेदपुर झारखंड में हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रेमलता अग्रवाल का जन्म जुगतलाई जमशेदपुर झारखंड में हुआ था। आगे देखिए, बछेंद्री पाल का जन्म हुआ था। तो बछेंद्री पाल का जन्म कहाँ पर हुआ? नाकुरी गांव उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ पर हुआ दोस्तों? नाकुरी गांव उत्तराखंड में बछेंद्री पाल का जन्म हुआ था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी आपकी? तो वो बछेंद्री पाल थी। ये आपको ध्यान रखना है। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ? नाकुरी गांव उत्तराखंड में हुआ। किस पर्वतारोही ने गंगोत्री पर्वत और रूडुगेरा पर्वत आरोहण अभियान में भाग लिया? तो किस पर्वतारोही ने गंगोत्री पर्वत व रूडुगेरा पर्वत आरोहण में भाग लिया था? तो ये आपकी बछेंद्री पाल ने लिया था। गंगोत्री पर्वत और रूडुगेरा पर्वत आरोहण में भाग किसने लिया? बछेंद्री पाल ने लिया। आगे देखिए, बछेंद्री पाल ने प्रशिक्षण प्राप्त किया था। तो बछेंद्री पाल के द्वारा प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त किया गया था? नेहरू पर्वतारोहण संस्थान से प्राप्त किया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। अत्यधिक चमकीला तारा ध्रुव सदैव किस दिशा में रहता है? तो अत्यधिक चमकीला तारा ध्रुव जो है दोस्तों, वो सदैव किस दिशा में रहता है आपका? वो उत्तर दिशा में रहता है। किधर रहता है? ये आपका उत्तर दिशा में रहता है। यात्रियों को दिशाओं का ज्ञान कराने में कौन सा तारा सहायक है? तो दिशाओं का ज्ञान कराने के लिए कौन सा तारा आपका सहायक है? तो ये आपका ध्रुव तारा जो है, जो कि सदैव उत्तर दिशा में रहता है, ये सहायक है आपका दिशाओं का ज्ञान करवाने में। आगे देखिए, अंतरिक्ष में 7 तारों का समूह कहलाता है। तो अंतरिक्ष में जो 7 तारे हैं उनका समूह क्या कहलाता है? तो ये सप्तऋषि तारामंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? सप्तऋषि तारामंडल।
चंद्रमा किसके प्रकाश से चमकता है? तो चंद्रमा जो हमको चमकता हुआ दिखाई देता है ये किसके प्रकाश से चमकता है? तो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। किसके प्रकाश से चमकता है दोस्तों? सूर्य के प्रकाश से चमकता है। वे खगोलीय पिंड जो बड़ी मात्रा में ऊष्मा तथा प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं कहलाते हैं। तो वे खगोलीय पिंड जो बड़ी मात्रा में ऊष्मा तथा प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके? तो ये आपके तारा कहलाते हैं। और सूर्य जो है दोस्तों ये भी आपका एक तारा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ऐसे खगोलीय पिंड जो बड़ी मात्रा में ऊष्मा तथा प्रकाश का उत्सर्जन करेंगे वो आपके तारा कहलाते हैं। आगे देखिए, अर्सा मेजर या बिग बियर बड़ा भालू क्या है? तो ये क्या है दोस्तों? अर्सा मेजर या बिग बियर क्या है? तो ये नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि तारा मंडल इसी का एक भाग है। तो इसे क्या कहा जाता है? नक्षत्र मंडल कहा जाता है। और सप्तऋषि तारा मंडल जो है वो इसका एक भाग है। तो बिग बियर और आपको अर्सा मेजर ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्या है? तो ये नक्षत्र मंडल है। आगे देखिए, वे पिंड जो प्रकाश से चमकते हैं कहलाते हैं। तो वे पिंड जो प्रकाश से चमकते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? तो ये ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? ग्रह कहलाते हैं। तो वो पिंड जो प्रकाश से चमकेंगे ये आपके ग्रह कहलाएंगे। सौर परिवार का मुखिया कौन है? तो सौर परिवार का मुखिया आपका सूर्य हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? सूर्य हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य दूरी लगभग कितनी है? तो सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य दूरी अगर आपसे पूछी जाए तो ये 15 करोड़ किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 15 करोड़ किलोमीटर है। तो सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य दूरी कितनी हो जाएगी? तो 15 करोड़ किलोमीटर हो जाएगी। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह है? तो हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है दोस्तों। और अगर आपसे पूछा जाए सूर्य से दूरी के अनुसार इनका क्रम क्या है? तो ये हो जाएगा आपका सूर्य से दूरी के अनुसार, यानी सूर्य से दूरी किसकी सबसे ज़्यादा है, किसकी सबसे कम है? तो ये हो जाएंगे आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण जिसे यूरेनस के नाम से जाना जाता है और वरुण जिसे नेपच्यून के नाम से जाना जाता है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये क्रम काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ ट्रिक बना के आप इसको याद कर लेना। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, आगे देखिए, सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ दीर्घ वर्ताकार पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यह पथ क्या कहलाते हैं? तो सौर मंडल के सभी 8 ग्रह जो होते हैं वह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यह आपकी क्या कहलाती है? कक्षा कहलाती है। किसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे माना जाता है? तो ये शुक्र को माना जाता है। शुक्र जो है दोस्तों ये पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने प्लूटो व खगोलीय पिंड सीरस को बोने ग्रह की सूची में कब शामिल किया? तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने प्लूटो व खगोलीय पिंड सीरस C2003UB313 सीरस को बोने ग्रह की सूची में कब शामिल किया? तो अगस्त 2006 में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्लूटो और आपका सीरस इनको अगस्त 2006 में बोने ग्रह की सूची में शामिल किया है। कब किया? अगस्त 2006 में। आगे देखिए, पृथ्वी व चंद्रमा के मध्य दूरी कितनी है? तो पृथ्वी व चंद्रमा के मध्य दूरी अगर आपसे पूछी जाए तो ये कितनी हो जाएगी? ये लगभग 3,84,000 किलोमीटर हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 3,84,000 किलोमीटर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जबकि थोड़ी देर पहले अभी हमने देखी थी पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी। ठीक है, तो पृथ्वी और चंद्रमा की अगर आपसे पूछी जाए तो 3,84,000 किलोमीटर हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे देखिए, किस ग्रह के आकार को भू आब कहा जाता है? तो भू आब जो है ये पृथ्वी ग्रह के आकार को कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह आपका चंद्रमा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह आपका चंद्रमा हो जाएगा। आगे देखिए, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह आपका चंद्रमा हो जाएगा। इनसेट IRS एडुसेट क्या है? तो इनसेट IRS एडुसेट क्या है? तो अंतरिक्ष में उपस्थित भारतीय उपग्रह जो है दोस्तों ये आपके इनसेट एडुसेट कहलाते हैं। ठीक है, तो अंतरिक्ष में उपस्थित भारतीय उपग्रह जो है उनके नाम हो जाएंगे इनसेट, एडुसेट, IRS। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हें कहा जाता है। तो तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। जो कि आपके छोटे पिंड होते हैं वो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उन्हें क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को कहा जाता है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? उल्का पिंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उल्का पिंड कहा जाता है।
जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वह भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। और अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। आकाशगंगा क्या है? तो आकाशगंगा लाखों तारों का जो समूह है उसे आकाशगंगा कहा जाता है। तो लाखों तारों का जो समूह है दोस्तों उसे क्या कहा जाएगा? आकाशगंगा कहा जाएगा। आगे देखिए, लाखों आकाशगंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? तो लाखों आकाशगंगाएं मिलकर आपका ब्रह्मांड का निर्माण करती है। और लाखों तारों का जो समूह होता है वह आपका क्या कहलाता है? वह आकाशगंगा कहलाता है। और लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। तो दोनों बातें रिलेट करके ध्यान रखनी है। लाखों तारों का समूह तो आकाशगंगा कहलाएगी और लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। आगे देखिए, किस ग्रह का सूर्य के चारों ओर क्रमशः परिक्रमण काल सर्वाधिक व न्यूनतम है? तो किस ग्रह का सूर्य के चारों ओर क्रमशः परिक्रमण काल सर्वाधिक और न्यूनतम है? तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके सूर्य के चारों ओर क्रमशः परिक्रमण काल सर्वाधिक न्यूनतम है? तो सर्वाधिक तो वरुण का हो जाएगा 164 साल और न्यूनतम आपका बुध का हो जाएगा 88 दिन। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वरुण का सर्वाधिक है और बुध का न्यूनतम है परिक्रमण काल। आगे देखिए, कौन से ग्रहों का अपनी अक्ष पर घूर्णन न्यूनतम है? तो कौन से ग्रह आपके ऐसे हैं जिनका अपनी अक्ष पर घूर्णन जो है दोस्तों वो न्यूनतम है? तो ये पृथ्वी का और मंगल का हो जाएगा 1 दिन। पृथ्वी और मंगल का जो है वह घूर्णन जो है वह न्यूनतम है अपनी अक्ष पर, यह आपको ध्यान रखना है। बृहस्पति का अपने अक्ष पर घूर्णन काल कितना है? तो बृहस्पति का अपने अक्ष पर घूर्णन काल 9 घंटे 56 मिनट है, जो कि आपका सबसे कम है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बृहस्पति का अपने अक्ष पर घूर्णन काल 9 घंटे और 56 मिनट है। आंतरिक ग्रह है, तो आंतरिक ग्रह आपके कौन कौन से हो जाएंगे? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो है दोस्तों ये चारों आपके आंतरिक ग्रह हो जाएंगे। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो है ये आपके आंतरिक ग्रह है। जबकि बाह्य ग्रह आपके कौन से हो जाएंगे? बृहस्पति, शनि, अरुण, यूरेनस और आपके वरुण, नेपच्यून हो जाएगा। तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये आपके कैसे हो जाएंगे? बाह्य उपग्रह हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सॉरी, बाह्य ग्रह हो जाएंगे। आगे देखिए, चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति थे। तो चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति आपके नील आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम रखने वाले पहले व्यक्ति अगर आपसे पूछे जाए तो सिंपल सा सवाल है, नील आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। प्रकाश की गति है, तो प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है दोस्तों, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। आगे देखिए, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो ये लगभग 8 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है? 8 मिनट का समय लगता है। और काफ़ी बार ये सवाल आता रहता है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग कितना समय लगेगा? 8 मिनट लगेगा। किस भारतीय खगोलीय शास्त्री ने कहा था कि सभी ग्रह व चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं? तो ये किसने कहा था? तो ये आर्यभट्ट के द्वारा कहा गया था। आर्यभट्ट ने कहा था दोस्तों, सभी ग्रह व चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। किस ग्रह के चारों ओर गैसीय छल्ले हैं? तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर आपको गैसीय छल्ले मिलेंगे? तो ये आपका शनि हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, शनि के चारों ओर आपको गैसीय छल्ले मिलेंगे। कौन से ग्रह का अपनी अक्ष पर घूर्णन काल सर्वाधिक है? तो अपनी अक्ष पर घूर्णन काल सर्वाधिक शुक्र का हो जाएगा 243 दिन। तो अपनी अक्ष पर सर्वाधिक घूर्णन काल किसका हो जाएगा दोस्तों? शुक्र का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 243 दिन हो जाएगा, 243 डेज हो जाएगा। आगे देखिए, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह के बारे में अभी हमने देखा था, ये आपकी किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? तो यह आपके मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में आपके क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिन में पूरा करता है? तो चंद्रमा पृथ्वी का लगभग एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? तो ये आपका 27 दिन में पूरा करता है। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और क्षुद्र ग्रह आपके मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह पृथ्वी हो जाएगा। तो तीसरा जो है सबसे नज़दीक ग्रह सूर्य से आपका कौन सा हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगा। आगे देखिए, लाल ग्रह कहा जाता है। तो लाल ग्रह कहा जाता है, किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये मंगल को कहा जाता है। लाल ग्रह किसे कहा जाएगा? मंगल को कहा जाएगा। और ये बात आपको ध्यान रखनी है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? दीर्घ वर्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री अगर आपसे पूछा जाए तो ये कौन हो जाएगा? आपका राकेश शर्मा हो जाएगा। राकेश शर्मा ने किस वर्ष अंतरिक्ष यात्रा की थी? तो 1984 में, 1984 में राकेश शर्मा के द्वारा अंतरिक्ष की यात्रा की गई थी। और भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा हो जाएगा।
इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान रखनी है। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली प्रथम भारतीय महिला आपकी कौन हो जाएगी? कल्पना चावला हो जाएगी। ठीक है, तो प्रथम भारतीय महिला आपसे पूछी गई है, तो ये आपकी कल्पना चावला हो जाएगी। कल्पना चावला ने किस यान से अपनी यात्रा की थी? तो कोलंबिया यान से इन्होंने अपनी यात्रा की थी। ठीक है, बेसिक से सवाल है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोलंबिया यान से इन्होंने यात्रा की थी। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला अगर आपसे पूछी जाए तो ये सुनीता विलियमसन हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सुनीता विलियम्स हो जाएगी। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो सर्वाधिक समय तक रहने का रिकॉर्ड आपका सुनीता विलियम्स के नाम है। यह आपको ध्यान रखना है, यह आपको पता होगा, अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे थे। ठीक है, सुनीता आपका विलियम्स हो जाएगा। आगे देखिए, तो भारतीय मूल की दूसरी महिला पूछी जाए तो सुनीता आपको ध्यान रखना है। अब ये संकेत दिए गए हैं, इस संकेत का आपका क्या अर्थ होता है दोस्तों? दाएं मुड़े। ठीक है, इस टाइप का जो संकेत होता है आपका ग्रीन, इसका अर्थ होता है दाएं मुड़े। और यहाँ पर देखिए इस संकेत का क्या अर्थ होता है, यहाँ पर देखिए एक साउंड दिया गया है, उसको यहाँ पर क्रॉस कर दिया गया है, तो इसका अर्थ हो जाएगा शांत क्षेत्र। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए एक और संकेत यहाँ पर आपके दिए गए हैं, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा मानव रहित संपार। इसका अर्थ हो जाएगा मानव रहित संपार। और एक यहाँ पर यह अर्थ दिया गया है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा पैदल क्रॉसिंग। यहाँ पर पैदल व्यक्ति दिखाया गया है, तो इसका अर्थ हो जाएगा पैदल क्रॉसिंग। आगे देखिए, अगर इस तरीके का संकेत आपको देखने को मिले तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका अर्थ हो जाएगा रक्षित संपार क्रॉसिंग। रक्षित संपार क्रॉसिंग हो जाएगा। जबकि हमने ऊपर देखा था दोस्तों सेम ऐसा ही था, देखिए उसमें थोड़ा सा अलग है। ये आप देखिए, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ तो है रक्षित संपार क्रॉसिंग। और एक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरीके का साइन बनाया गया है, यहाँ पर इस तरीके का साइन है, यहाँ पर इस तरीके का साइन है, इसका अर्थ है मानव रहित संपार, और इसका है रक्षित संपार क्रॉसिंग। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, और इस तरीके का संकेत अगर आपको मिले तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बाएं मुड़े। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है इसका अर्थ हो जाएगा चौराहा। इस तरीके का साइन अगर आपको मिले इसका अर्थ क्या हो जाएगा? चौराहा हो जाएगा। आगे देखिए, इस तरीके का अगर आपको साइन देखने को मिले जिसमें एक बैग आपको देखने को मिले इस तरीके से, तो इसका अर्थ हो जाएगा आपको आगे स्कूल है। ठीक है, आगे देखिए, रेडियो की खोज किसने की थी दोस्तों? तो रेडियो की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो मार्कोनी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? मार्कोनी के द्वारा की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए टीवी की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो ये जॉन लोगी बियर्ड के द्वारा आपकी टीवी की खोज की गई थी। जॉन लोगी के द्वारा आपकी टीवी की खोज की गई थी। और आपके रेडियो की खोज जो है वो मार्कोनी के द्वारा की गई थी। ठीक है, मोबाइल के खोजकर्ता आपके कौन हो जाएंगे? तो मार्टिन कूपर हो जाएंगे। मोबाइल की खोज किसने की? मार्टिन कूपर ने की थी। किसने की थी? म से आपका मोबाइल है और म से आपका मार्टिन है, तो मार्टिन कूपर ने दोस्तों मोबाइल की खोज की थी। टेलीग्राफ के खोजकर्ता आपके कौन हो जाएंगे? सैमुअल वेल्स हो जाएंगे। तो टेलीग्राफ की खोजकर्ता आपके सैमुअल वेल्स हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे देखिए, प्राचीन काल में संदेशों का संचार किसके माध्यम से होता है? तो प्राचीन काल में संदेशों का संचार किसके माध्यम से होता था? ढोल, नगाड़ों, कबूतर, हरकारे, इनके माध्यम से किया जाता था दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रीय पर्व के रूप में आपके कौन से दिवस मनाए जाते हैं? तो राष्ट्रीय पर्व के रूप में आपके स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को, इसके अलावा आपकी गांधी जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर को। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये 3 दिवस जो है ये राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो राष्ट्रीय ध्वज आपका तिरंगा हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज क्या हो जाएगा? तिरंगा हो जाएगा, जिसमें मध्य में क्या बना रहता है? अशोक चक्र बना रहता है। राष्ट्रगान जनगण मन हो जाएगा, जो कि 52 सेकंड का इसका गायन काल होता है। ये आपको ध्यान रखना है। वंदे मातरम लिखा गया, तो वंदे मातरम आपका संस्कृत और बांग्ला मिश्रित भाषाओं में लिखा गया है। संस्कृत और बांग्ला मिश्रित भाषाओं में लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। आगे देखिए, राष्ट्रगीत की धुन बदली जा सकती है। बिल्कुल, राष्ट्रगीत जो है दोस्तों उसकी धुन बदली जा सकती है, लेकिन आपका राष्ट्रगान जो है दोस्तों इसकी धुन नहीं बदली जा सकती। ये बात आपको ध्यान रखनी है। राष्ट्रगीत की धुन बदली जा सकती है, लेकिन राष्ट्रगान की धुन फिक्स है, वो नहीं बदली जा सकती। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय चिन्ह में चारों दिशाओं में सिंह के मुख्य हैं, उसमें नीचे लिखा हुआ है, तो इसमें नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। राष्ट्रीय पंचांग क्या है? तो राष्ट्रीय पंचांग आपका संघ संवत कहलाता है। राष्ट्रीय पंचांग क्या कहलाता है? आपका संघ संवत कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। राष्ट्रीय नदी गंगा हो जाएगी, और राष्ट्रीय वृक्ष हमारा बरगद हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसे वर वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो बाघ, गंगा, बरगद या वर वृक्ष। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन हो जाएगी, जिसे गांगेय शून के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, राजस्थान के
नदी तट पर बसे शहर कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? तो यहाँ पर आप देखिए, चंबल नदी के किनारे कोटा शहर बसा हुआ है, बांडी नदी के किनारे आपका पाली शहर बसा हुआ है, काली सिंध नदी के किनारे आपका झालावाड़ शहर बसा हुआ है। ठीक है, चंबल के किनारे कोटा है, काली सिंध के किनारे झालावाड़ है और आपकी बांडी नदी के किनारे पाली है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु घर में बनाई गई कुएनुमा संरचना क्या कहलाती है? तो ये आपकी टांका कहलाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु घर में बनाई जाने वाली कुएनुमा संरचना आपकी टांका कहलाती है। पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना क्या कहलाती है? तो ये खडीन कहलाती है। तो पश्चिमी राजस्थान में जो जल संरक्षण की विधियाँ होती है वो आपकी खडीन, टांका इस तरीके की कहलाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो घर में बनाई जाती है उसे टांका कहा जाता है और कृषि के लिए बनाई जाएगी वो खडीन कहलाएगी। ठीक है, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा ये विकसित की गई थी खडीन। वर्षा जल रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने हेतु बनाई गई संरचना आपकी क्या कहलाएगी? जोहड़ कहलाएगी। तो वर्षा जल को रोक लिया और भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने हेतु जो संरचना बनाई जाती है उसे जोहड़ को दोस्तों कुएं के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो शेखावटी क्षेत्र में इसे जोहड़ के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, राजस्थान में भारत का कितने प्रतिशत पशुधन पाया जाता है? तो राजस्थान में भारत का कितने प्रतिशत पशुधन पाया जाता है? तो 11.27% पशुधन जो है वो राजस्थान में पाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है भारत का, और ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। राजस्थानी वेशभूषा किस रंगों के लिए जानी जाती है? तो चटक रंगों के लिए राजस्थान की वेशभूषा जानी जाती है। राजस्थानी महिलाओं के कौन से वस्त्र हो जाएंगे दोस्तों? तो घाघरा, चोली, ओढ़नी जो है ये राजस्थानी महिलाओं के वस्त्र हो जाएंगे। जबकि पुरुषों के कौन से हो जाएंगे दोस्तों? तो पुरुषों के धोती, कुर्ता, पायजामा, पगड़ी, अंगरखी और ब्रिचेस, इस टाइप के वस्त्र जो है वो आपके पुरुषों के हो जाएंगे। गणगौर मनाई जाती है, तो गणगौर आपकी चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को आपकी गणगौर मनाई जाती है दोस्तों। और अगर आपसे पूछा जाए गुलाबी गणगौर कब मनाई जाती है, तो गुलाबी गणगौर जो है दोस्तों ये आपकी चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। चैत्र शुक्ल पंचमी को आपकी गुलाबी गणगौर मनाई जाती है नाथद्वारा में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तीज मनाई जाती है, तो तीज आपकी कहाँ पर मनाई जाती है? तो तीज दोस्तों आपकी जयपुर में भी मनाई जाती है और बूंदी में भी मनाई जाती है। ठीक है, छोटी तीज आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। और बड़ी तीज या सातुड़ी तीज अगर आपसे पूछी जाए तो आपकी बूंदी की प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को आपकी तीज मनाई जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को आपकी तीज मनाई जाती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए बड़ी तीज या सातुड़ी तीज आपकी कब मनाई जाती है, तो ये आपकी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। तो सवाल को ध्यान से पढ़ना, तीज पूछा जा रहा है या कजली तीज या सातुड़ी तीज पूछा जा रहा है। ये आपकी बूंदी में मनाई जाएगी। ठीक है, श्रावण शुक्ल ये आपकी भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, जबकि श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को छोटी तीज जो कि आपकी जयपुर में मनाई जाएगी। शीतला अष्टमी मनाई जाती है, जो चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी मनाई जाती है दोस्तों। ये बात आपको ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आपकी शीतला अष्टमी मनाई जाती है। जयपुर के पास सील की डूंगरी और वल्लभनगर उदयपुर में शीतला माता का मेला लगता है। अक्षय तृतीया आपकी वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। सर्वाधिक बाल विवाह आपके अक्षय तृतीया के दिन होते हैं और इसी दिन आपकी बीकानेर की स्थापना हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को आपकी अक्षय तृतीया मनाई जाती है। त्रिनेत्र गणेश जी का मेला कब भरता है? तो ये गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भरता है। ठीक है, गणेश चतुर्थी यानी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भरता है। पुष्कर मेला आपका अजमेर में भरता है। कब भरता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। पुष्कर मेला आपका कब भरेगा? कार्तिक पूर्णिमा को भरेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कैला देवी का मेला जो है वो आपका करौली में भरेगा। तो कैला देवी का मेला कब भरेगा दोस्तों? कैला देवी का मेला आपका चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भरेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जबकि शीतला माता का मेला आपका चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भरा था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को तो आपका क्या भरेगा दोस्तों? शीतला माता का मेला भरेगा। जबकि शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आपका कैला देवी का मेला भरेगा। ये आपको ध्यान रखना है चैत्र की। आगे देखिए, महावीर जी का मेला आपका करौली में भरेगा। ये चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को भरता है दोस्तों। ठीक है, दशहरा मेला आपका कोटा में भरेगा। उमेश सिंह द्वितीय द्वारा ये शुरू किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो दशहरा मेला कोटा का प्रसिद्ध है और उमेश सिंह द्वितीय द्वारा ये शुरू किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जबकि कोटा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? माधो सिंह के द्वारा आपकी कोटा की स्थापना की गई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, करणी माता मेला आपका कहाँ पर भरता है? तो देशमुख बीकानेर में भरता है करणी माता का मेला। जीण माता का मेला आपका शिखर में हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। डिग्गी कल्याण जी का मेला आपका टोंक में भरता है दोस्तों। तेजा जी का मेला आपका कहाँ पर भरता है? तो ये परबतसर नागौर में भरता है। और कब भरता है ये भी आपको ध्यान रखना है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को आपका तेजा जी का मेला भरता है। तेजा दशमी आती है दोस्तों, तेजा दशमी आती है आपकी, उसी दिन आपका तेजा जी का मेला भरता है परबतसर नागौर में, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को।
राजस्थान के 5 पीर कौन कौन से हो जाएंगे? तो फाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पाँचों पीर पधारजो गोगाजी जेहाँ। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। फाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पाँचों पीर पधारजो गोगाजी जेहाँ। तो ये पाँचों पीर आपके पंचपीर के अंतर्गत आते हैं। गोगा जी के गुरु कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो गोरखनाथ जी हो जाएंगे। गोरखनाथ जी जो है ये आपके गोगा जी के गुरु हो जाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बाकी की जो भी चीज़ें हैं दोस्तों वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में ये कलाम एकेडमी की जो बुकलेट है दोस्तों, इसमें आपका ईवीएस का जो भी मटेरियल दिया गया है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की आप सब लोगों को काफ़ी सारी शुभकामनाएँ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।